हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में बात की थी अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय वेपर डेंसिटी मेथड, या फिर आप मोलर मास ऑफ मिक्सचर से भी अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको दो दिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी होगी थी। मैंने आपसे कहा था कि रिएक्शन PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, उसके लिए आप Kp का इक्वेशन याद रखें। कई जगह ये आपके डायरेक्ट काम में आएगा। और एक रिएक्शन A goes to 2B टाइप, इस रिएक्शन के लिए Kp का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 4α2P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। इसके अलावा हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला सीखा था, अल्फा, जो कि किसके इक्वल था? हाँ, वेरी गुड, D थ्योरेटिकल माइनस D ऑब्जर्व्ड अपॉन D ऑब्जर्व्ड इनटू n-1। यहाँ पर D वेपर डेंसिटी है, या फिर आप इसे मोलर मास की फॉर्म में भी लिख सकते हो, M थ्योरेटिकल माइनस M ऑब्जर्व्ड अपॉन M ऑब्जर्व्ड इनटू n-1 कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। आज हम यहाँ से आगे बढ़ने जा रहे हैं और हम लोग, जैसे आपसे लास्ट क्लास कहा भी था, कि हम सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर बहुत कम है तो उसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई है तो उसका मतलब क्या है। तो आप देखें, बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है। आपने देखा कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, लेट्स से A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, या आप ऐसा लिख सकते हो कि रिएक्टेंट्स हैं, these reactants will come into equilibrium with products। सही। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं तो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, लेट्स से अभी इनका कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगा। तो अब देखो, तीन केस हम बना सकते हैं। या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, ठीक। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 के इक्वल है तो उस केस में क्या है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली रिएक्टेंट की इक्वल होगी, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। यानी दोनों के अमाउंट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी हो जाए, क्या हो जाए? 1 से बहुत बड़ी। तो देखो, जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होगी, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। जब क्या अटेन हुआ होगा? इक्विलिब्रियम अटेन हुआ होगा। कहने का मतलब, जब इक्विलिब्रियम आया है तो ऑलमोस्ट सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? प्रोडक्ट। इसीलिए प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से क्या आ रही है? बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब हम निकालते हैं कि ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो ऑलमोस्ट पूरी फॉरवर्ड शिफ्ट हो चुकी होगी। कहने का मतलब ये है, ऑलमोस्ट मान लो 90% कंप्लीशन, रिएक्शन जब 90% कंप्लीट हो गई तब जाके इक्विलिब्रियम आया है, तो उस केस में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बहुत कम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। अगर किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा बड़ी है तो उस केस में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डोमिनेट करेगी और रिएक्टेंट, और हम वहां बोलेंगे कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 100% तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि फाइनली तो क्या आने वाला है? इक्विलिब्रियम आने वाला है। तो हम बोलेंगे कि जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो ऑलमोस्ट सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली चीज, अगर के बहुत लार्ज है, लार्ज का मतलब 10⁻³ से ज्यादा है, देन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा होगी। And in this case, the reaction is product favorable, and almost all the reactant will be converted into products, and reaction will be almost completely shifted. या completely influence को completely shifted in forward direction before equilibrium is attained. सही है। जो मैंने आपको बोला है यहाँ पर वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसके साथ ही कॉपी करें कि पहला केस, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से क्या है? बहुत बड़ी है। सिमिलरली, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो गई तो केस हो जाएगा उल्टा। उस केस में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, बताओ, वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो चुकी होगी? बहुत कम हो चुकी होगी। सही है। अब हम क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से क्या है? बहुत कम। तो मतलब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट तो बहुत सारा बचा हुआ होगा और प्रोडक्ट बहुत कम फॉर्म हुआ होगा। तो ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में फेवरेबल है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्शन बहुत ज्यादा कंप्लीट नहीं हुई होगी। यहाँ बोल सकते हैं हम, रिएक्शन विल नॉट गो फॉर कंप्लीशन। मतलब हो सकता है 5% रिएक्शन होते इक्विलिब्रियम आ जाए। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया
उसके बाद तो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी, क्योंकि जिस रेट से वो फॉरवर्ड जाएगी उसी रेट से वापस क्या हो रही होगी, बैकवर्ड भी आ रही होगी। बताओ क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट से कम है उस केस में रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा और रिएक्शन बैकवर्ड ही रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम गई होगी। तो ये देखें सेकंड सिग्निफिकेंस, इफ K is very small then product is less than reactant, hence concentration of product can be neglected as compared to the concentration of reactant। सही है? चलिए एक बार आप इसे कॉपी करें। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, मेन चीज है आपको इनको न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करना आना चाहिए। तो आप इसे कॉपी करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम इस पार्ट को न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के साथ। ये आपके पास एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि इसी कंसेप्ट को यूज कर रहा है। क्या कह रहा है कि एट अ सर्टेन टेंपरेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गैसियस रिएक्शन ऑफ CO विद O2 टू प्रोड्यूस CO2 इज इतना। तो Kc दिया हुआ इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम इफ 1 मोल ईच ऑफ CO एंड O2 आर प्लेस्ड। तो देखो CO गैस और O2 गैस की रिएक्शन आप करवाओगे तो बैलेंस रिएक्शन लिखो, CO प्लस हाफ O2 क्या बनाएगा, CO2 गैस। ठीक है, 2 लीटर की वेसल है और सबका 1 मोल लिया गया है, तो इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। ये इनिशियल सिनेरियो। अब आप देखो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको बताने नहीं आएगा, आपको खुद सोचना होगा। देखो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 5 × 10³ मोल पर लीटर है। तो Kc की वैल्यू क्या सजेस्ट कर रही है? Kc की ये वैल्यू आपको सजेस्ट कर रही है कि इतनी हाई वैल्यू है ना, देखो 10³ के ऑर्डर की वैल्यू है, तो अगर Kc की भी बहुत हाई है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारा का सारा CO किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, CO2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन भी CO की ही बतानी, तो बहुत ध्यान से देखें। हम ये बोलेंगे कि ये CO ऑलमोस्ट पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा, उसका 1 मोल अगर CO2 में कन्वर्ट होगा तो ये भी कितना बनेगा, 1 मोल ही बनेगा। अब देखो ये ऑलमोस्ट पूरा 1 मोल चला गया, लेकिन यहाँ पर ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि फाइनली क्या आने वाला है, इक्विलिब्रियम। तो मान लो फाइनली कुछ बचेगा Y, उस Y की वैल्यू बहुत कम आने वाली है। ये चीज आप समझें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी। जब भी Kc की बहुत हाई है तो आप ये बोल सकते हो कि जो रिएक्टेंट है आपका, अच्छा आप सोचोगे कि सर आपने CO ही क्यों चूज किया, एक तो मुझसे क्वेश्चन में CO पूछा है, दूसरा इन दोनों में आप देखो LR कौन है, CO, तो सब कुछ इसी के बेसिस पर चलेगा। तो CO आपका ऑलमोस्ट पूरा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि फाइनली इक्विलिब्रियम आना है, थोड़ा बहुत बचेगा, उसको हमने मान लिया Y। अब इधर देखो इसके 1 मोल के लिए इसका हाफ काम में आता है, तो 1 के लिए इसका हाफ काम में आ जाएगा और ये 1/2 मोल बचेगा। तो इक्विलिब्रियम पर ये कंडीशन हो चुकी होगी कि आपके पास हाफ मोल O2 बचा होगा, 1 मोल CO2 बना होगा और कुछ Y मोल CO बना होगा। इनको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपको सबकी कंसंट्रेशन मिल जाएगी। तो ये बन जाएगा Y/2, ये बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा 1/2। बस अब इस रिएक्शन के लिए आप Kc का एक्सप्रेशन लिख दो। बताओ Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 व्हिच इज हाफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO व्हिच इज Y/2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 का स्क्वायर रूट, क्योंकि इसकी पावर हाफ है ना। तो देखो ये टर्म क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। 1/2 इनटू 2 कितना हो गया, 1/4 हो गया। जैसा कर लो, ये 1/2 से ये 1/2 गया, ये बन जाएगा ऊपर, तो Kc इज इक्वल्स टू बन जाएगा 2/y। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/Kc के इक्वल आ जाएगी, होगा। तो 2 डिवाइडेड बाय क्या बन गया, 5, और 2 डिवाइडेड बाय 5 इनटू क्या बन जाएगा, 10⁻³ तो देखो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0.4 इनटू 10⁻³ या फिर आप इसे 4 इनटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर लिख सकते हैं ना। तो ये आपके पास CO की क्या होगी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी। इसमें कितना लिखा है, 1.4 लिखा है, आई थिंक इसमें कुछ करेक्शन है, खैर इसको तो आप जाने दो। हम चेक करते हैं फिर वैल्यूज को। फॉर द गैस रिएक्शन CO to produce CO2 is this. Calculate CO at equilibrium if 1 mole each of CO and O2 are placed in a 2-liter vessel and allowed to come to equilibrium। तो CO प्लस हाफ O2 से CO2 बनेगा, रिएक्शन अपनी बैलेंस है।
ये पूरा गया, इसके 1 मोल के लिए आधा मोल काम में आएगा, आधा मोल बचेगा। 2 लीटर का वेसल है, तो इसका कंसंट्रेशन हो गया y/2, ये हो गया 1/4, तो जाएगा 1/2। बिल्कुल ठीक है। केसी का एक्सप्रेशन लिखो तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हाफ, ठीक है, ये y/2 और ये बनेगा रूट ऑफ 1/4। ये हो गया 1/2 के इक्वली, 1/2 से 1/2 गया, 2/y बनेगा। तो Kc की वैल्यू मिल गई अपने को 2/Kc, तो 2/5 × 10⁻³ यानी आपको 4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर इसका आंसर मिल जाएगा। ये अपने शायद मैंने डेटा चेंज किया हुआ इस क्वेश्चन का, इसलिए पुराना आंसर यहीं पे रह गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इक्विलिब्रियम पर CO की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर होगी। समझ रहे इस बात को? तो आप ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप ऐसा केस देखोगे तो Kc की वैल्यूज पे हमेशा आपको ऑब्जर्व करना होगा। Kc बहुत हाई है तो आप रिएक्टेंट का यहाँ पर पूरा कन्वर्जन मानकर चलोगे, कर सकते हैं। तो पहले आप LR देख लेना, LR कौन है, उसके बेसिस पर ही आप पूरा इसको कन्वर्ट करोगे। चलिए मूव करते हैं आगे, इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन, एक रिएक्शन दी हुई है आपको जिसमें AgCN होल ट्वाइस माइनस है, Ag प्लस और 2Cn माइनस में ब्रेक हो रहा है। इस रिएक्शन का Kc आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻19। कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁻19। Calculate Ag plus in solution which was originally 0.1 molar in KCN and 0.03 molar in AgNO3। बहुत ध्यान से देखना, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज में घुमा दी है। उसने मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है which changes into Ag plus aqueous plus 2Cn minus। इस रिएक्शन का Kc कितना है? 4 × 10⁻⁻19 है, ठीक है। अब अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, उल्टा करूंगा तो बताओ रिएक्शन क्या बनेगी? Ag plus 2Cn minus gives AgCN whole twice minus। बताओ अगर इस रिएक्शन का Kc इतना है तो इस रिएक्शन का Kc कितना? सही है, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/4 × 10⁻⁻19, तो ये 1/4 × 10⁻⁻19 बन जाएगा। सही है। अब बताओ Kc की वैल्यू बहुत हाई है या बहुत लो है? बहुत हाई है ना। बताओ ये हाई वैल्यू क्या सजेस्ट कर रही है? ऑलमोस्ट सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? प्रोडक्ट में। तो ये आपसे कह रहा है इस सॉल्यूशन में Ag प्लस तो कितना है? 0.03 मोलर। भाई देखो जितना भी Ag प्लस आएगा AgNO3 से आएगा, और Cn माइनस कितना होगा? वो होगा 0.1 मोलर होगा। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर कितना Ag प्लस सॉल्यूशन के अंदर बचेगा। तो Kc की इतनी हाई वैल्यू क्या सजेस्ट कर रही है कि सारा का सारा Ag प्लस किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। अब देखो ये 0.03, 0.1/2, 0.05, LR तो आपका यही है, और वैसे भी आपसे Ag प्लस ही पूछा है। तो हम बोलेंगे इतनी हाई वैल्यू ऑफ K क्या सजेस्ट कर रही है? This high, since आप यहाँ लिख सकते हो कि since value of Kc is very high, so reaction will almost shift in forward direction। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी ऑलमोस्ट कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो सारा का सारा Ag प्लस इसमें कन्वर्ट हो चुका होगा। तो 0.03 है तो 0.03 से कुछ y बचेगा फाइनली। मतलब 1 मोल के लिए 2 मोल काम में आता है, 0.03 के लिए 0.06 काम में आ जाएगा। बताओ ये कितना बचेगा? 0.04 मोल बचेगा। और ये कितना बनेगा? तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, 0.03 से ये 0.03 मोलर ही बन जाएगा। देखो सबकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गई। अब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लगाकर दैट इज Kc इज इक्वल्स टू क्या है? 1/4 × 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ AgCN होल ट्वाइस तो 0.03 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Y निकालना है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस होल स्क्वायर। लिख सकता हूं। चलिए तो यहां से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही ध्यान से, Y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? Y को इधर ले जाओ तो ये बनेगा 0.03 अपॉन नीचे बनेगा 0.04 × 0.04 और साथ में आ जाएगा 10⁻⁻19 आएगा। ध्यान से देखें, एक 4 यहां पर भी था, ये 4 से 4 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। इन 0.04 को मतलब बाय 100 करके ऊपर भेज दो तो ये बनेगा 3/4
इंटू 10 टू द पावर -21, सॉरी -17 है ना, 100 ऊपर आएगा, 7 मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 3/4 को लिख सकते हैं 0.75, तो y की वैल्यू आ गई 0.75 इंटू 10 टू द पावर -17, या फिर आप y को लिख सकते हो 7.5 इंटू 10 टू द पावर -18। तो देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इस बार इक्वेशन चेंज हो चुका है, लेकिन कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। तो कभी भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 टू द पावर 3 से ज्यादा दिखाई दे तो आप हमेशा ये कंसेप्ट यूज करें। ये क्या दिखाई नहीं देता है क्वेश्चन के अंदर, बस इसीलिए गलती होती है। एक बार आपने देखना सीख लिया आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कर लेंगे तो 2 इलस्ट्रेशन मैंने करवा दिए, बाकी क्वेश्चन आप अपनी डीपी के अंदर से सॉल्व करना। चलिए कॉपी करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक छोटी चीज और मुझे आपको सिखानी है, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था वेपर डेंसिटी का, तो उस टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। हो गया ना कॉपी? तो चलिए बहुत बढ़िया है। देखो लास्ट क्लास मैंने आपको, अगर आपके पास वहां जगह बची हो तो वहीं पे कवर कर लेना, एक इक्वेशन सिखाया था, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व अपॉन डी ऑब्जर्व इनटू n-1, है ना। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको हम n-1 को अल्फा के साथ भेज देते हैं, तो बन जाएगा अल्फा इंटू n-1 इज इक्वल्स टू, इस d को सेपरेट कर दो तो बन जाएगा d बाई d माइनस 1। तो अगर आप थोड़ा सा और अरेंज करो तो d बाई d इक्वल टू इस -1 को इधर भेज दो तो हम 1 प्लस अल्फा इंटू n-1 लिख सकते हैं। देखें यहाँ 2 वेरिएबल है, एक d बाई d, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी उसकी ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी चेंज होगी और उसका अल्फा भी क्या होगा, चेंज। तो कई बार आपको ऐसा एक ग्राफ बना हुआ मिल जाएगा, ग्राफ, दैट ग्राफ विल बी बिटवीन theoretical density upon observed density and degree of dissociation alpha। तो वेरिएबल्स को देखें, इधर हमने d by d को लिया तो इसके जगह हम लिख सकते हैं y, ये बन गया कांस्टेंट, अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं x, तो y इक्वल टू c प्लस mx। इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका इंटरसेप्ट तो किसके बराबर होगा, 1, और इस लाइन की जो स्लोप होगी, स्लोप बताओ स्लोप किसकी वैल्यू देगी आपको, n-1 की वैल्यू देगी। एक छोटा सा टॉपिक और है, ध्यान रखें, कई बार आपको ऐसा डायरेक्ट ग्राफ मिल जाएगा तो स्लोप की वैल्यू से आप n-1 निकाल सकते हो और फिर आपको अल्फा या जो भी और चीजें कैलकुलेट करनी है वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। एक छोटा सा टॉपिक और है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए तो ये हो गया अब आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन, कैसे अलग अलग सिचुएशंस में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं, कैसे इस फॉर्मूले को यूज करके हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे। इस चैप्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है और इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं। बहुत ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन क्वेश्चन को समझना। अब चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो हम रिएक्शन क्वेश्चन के बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक चीज, दूसरी चीज, थर्मोडायनेमिक्स में भी हमारे ये टर्म बहुत ज्यादा काम में आता है। तो आप देखते हैं क्या होता है रिएक्शन क्वेश्चन और कैसे हम इस रिएक्शन क्वेश्चन को यूज करते हैं। इसको हम Q से डिनोट करते हैं। देखना, ये एक रिएक्शन है A प्लस B इन इक्विलिब्रियम विद C, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर मान लो मैंने दोनों के 2-2 मोल्स लिए थे, ये 2-2 मोलर कंसंट्रेशन थी। थोड़ी देर के बाद मान लो 10 सेकंड्स के बाद या 10 मिनट के बाद मान लो इसका 0.5 चला गया तो ये 1.5 मोलर बचा, ये 1.5 मोलर बचा और ये 0.5 मोलर बन गया, ठीक है। अभी इनकी इतनी कंसंट्रेशन है। फिर जब इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम पर ये 0.5 मोलर बचा, इसका मतलब ये 1.5 मोल चला गया। 1.5 के लिए भी 1.5 काम में आएगा, ये 0.5 मोलर बचेगा और ये 1.5 मोलर बन जाएगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये जो है ये तो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना। समझने की कोशिश करना, हम फॉर्मूले से ही रटेंगे, पहले हम टर्म को समझ रहे हैं कि रिएक्शन क्वेश्चन आखिर हम बोलते किसको हैं। और देखो ये जो कंडीशन है ये वाली है, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है, दिस इज योर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, सही है। अब आप देखिए
अगर हम किसी रिएक्शन के लिए जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन यहां पर हम जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंसंट्रेशंस होती हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस होती हैं। सही है। सेम यही एक्सप्रेशन में लिखता हूं रिएक्शन कोएफिशिएंट Q का। तो हम रिएक्शन कोएफिशिएंट Q लिखने चलेंगे तो उसका फॉर्मूला भी ये बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। लेकिन डिफरेंस इतना है यहां पर ये जो कॉन्सेंट्रेशंस होंगी ये नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस होगी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस नहीं होती है। और यहीं पर आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या हो जाता है, डिफर कर जाता है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस लेकर लिखो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अलावा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस के अलावा अगर आप किसी और कंसंट्रेशन को यूज करो तो सेम यही एक्सप्रेशन किसकी वैल्यू देगा, आपको रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल दिस, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने चलूं तो बताओ उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 1.5 अपॉन 0.5 इनटू 0.5। लेकिन अगर मैं इस ये तो कहां पे आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। लेकिन अगर मैं नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लिखूं तो फिर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, Q। अब बताओ Q की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो सबसे पहली चीज रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे लिखा जाए तो जो रिजल्ट मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। जब तक रिएक्शन चेंज नहीं होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स के साथ चेंज नहीं होती है। लेकिन रिएक्शन कोएफिशिएंट जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है हर इंस्टेंट पर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। अब खुद देखो, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो बोलो पहली बात क्या आपको समझ में आता है कि हम रिएक्शन कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, है ना। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है अगर आप उसे नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर लिखोगे जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उसी को हम रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। और सबसे पहले तो रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम डिफाइन कर लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द expression of equilibrium constant at conditions other than equilibrium. Is called reaction quotient. ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर हम एक्सप्रेशन लिखें एट कॉन्सेंट्रेशंस अदर देन इक्विलिब्रियम तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? चलिए बहुत ही बढ़िया, एक चीज तो हमने देख ली। तो हम एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लो रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स N3C। तो अगर आप ये रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखो तो वो तो क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर N3 अपॉन A टू द पावर N। तो देखो इस रिएक्शन के लिए अगर हम रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखेंगे Q तो वो कितना बनेगा, concentration of C to the power N3 upon concentration of A to the power N1 and concentration of B to the power N2। लेकिन वहीं अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो आप देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, concentration of C तो बनेगी लेकिन कहां पर बनेगी, इक्विलिब्रियम पर। concentration of A at equilibrium to the power N1 and concentration of B at equilibrium to the power N2। तो पहली चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट में डिफरेंस, सही है, ये ध्यान रखना। अगर रिएक्शन में प्रेशर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, कंसंट्रेशन चेंज हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। कौन चेंज होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। सही है, समझ सकते हैं? चलिए समझ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। थोड़ा आगे चलते हैं कि हम ये रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यों कैलकुलेट करें, काम क्या है। तो नेक्स्ट आप लिखें एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट।
तो देखिए क्या एप्लीकेशन है इस रिएक्शन क्वेश्चन की। बहुत ही काम का टूल है। किसी भी रिएक्शन का जो रिएक्शन क्वेश्चन है वो आपको इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को दिखाता है। किस डायरेक्शन दिखाता है? इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को। आपको अगर Q की वैल्यू पता है तो Q की वैल्यू को आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ध्यान रखें, जब इक्विलिब्रियम आएगा एट इक्विलिब्रियम, आप यहां पे लिख सकते हो रिएक्शन क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। लेकिन अगर Q K के इक्वल नहीं है तो फिर दो केस हो सकते हैं, या तो Q K से बड़ा होगा या फिर Q जो है वो K से क्या होगा? छोटा होगा। अगर आपको इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो देखो Q को हमेशा किसके इक्वल होना होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही इक्वल होना होगा। तो अगर Q K से बड़ा है तो इसको अपनी वैल्यू कम करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आना होगा, और अगर Q K से छोटा है तो इसको अपनी वैल्यू बढ़ाकर किसके इक्वल आना होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आना होगा। तो सबसे पहला तो इसका एप्लीकेशन होता है we can predict the direction of shift of equilibrium by the value of Q। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी हम देखेंगे। अगर आप कैलकुलेट करते हैं और आपको ये पता लगता है कैलकुलेट करने पर किसी रिएक्शन क्वेश्चन तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल है, इसका मतलब वो जो आपकी रिएक्शन होगी दैट रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। सही है। केस नंबर 2, अगर Q की वैल्यू इफ Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम। अब ये देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट, Q ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम है। अगर आपको इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो Q की वैल्यू K इक्विलिब्रियम के इक्वल आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, आप समझे लॉजिकली। टू अटेन इक्विलिब्रियम Q has to be equal to K इक्विलिब्रियम। बताओ होगा? तो इसके लिए Q को क्या करना पड़ेगा? For this Q has to decrease its value। क्योंकि मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिखवा सकता है, तो मुझे आपको सिखाना है, इसलिए मैं आपको इतना लिखवा रहा हूं। अब आप देखो Q को अपनी वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो बताओ Q किसके इक्वल बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो अगर आपको Q की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो आपको बताओ प्रोडक्ट की कांस्टेंट को क्या करना होगा? डिक्रीज, और रिएक्टेंट की कांस्टेंट को क्या करना होगा? इंक्रीज। तो आप देखो, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, यही रिएक्शन देख लो, इसमें आपको प्रोडक्ट की कांस्टेंट डिक्रीज करनी है और रिएक्टेंट की कांस्टेंट को इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए रिएक्शन को बैकवर्ड आना होगा। जैसे रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब ये है, इसका मतलब रिएक्शन को किधर शिफ्ट होना होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होना। कहां शिफ्ट होना होगा? बैकवर्ड। इसका मतलब इफ, ये चीज आपको याद रखनी है, इफ Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम है, द रिएक्शन विल शिफ्ट कहां पर? बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो जब भी किसी रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वेश्चन Q की वैल्यू K इक्विलिब्रियम से ज्यादा है तो आपकी रिएक्शन कहां पर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड शिफ्ट होगी। सिमिलरली अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से वैल्यू कम हो तो, ये आपने कॉपी कर लिया ना? चलो आपने कॉपी कर लिया, नहीं किया तो फटाफट से कर लो पॉज करके। ठीक है, अब आप देखो सेम चीज, अगर रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या हो? ज्यादा। सो इफ Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम हो। अब इस केस में फिर से क्या होगा? Q किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना? तो शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूं। तो बताओ अब Q को क्या होना है? इंक्रीज होना है, तो Q हैज टू इंक्रीज। और बताओ Q को इंक्रीज होने के लिए प्रोडक्ट को बढ़ना होगा और रिएक्टेंट को कम होना होगा। बताओ ऐसा कब होगा? जब रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड। ठीक, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, देन दैट रिएक्शन विल शिफ्ट कहां पर? फॉरवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो ये Q की वैल्यू का सिग्निफिकेंस है। आपको जब भी कभी
किसी रिएक्शन की या किसी इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना है तो आपको Q कैलकुलेट करना होगा। अगर Q Kc के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम आएगा, उससे छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, Q अगर Kc से बड़ा है तो वो रिएक्शन कहाँ जा रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। कर सकते हैं। चलिए तो पहले तो आप इस कंडीशन को कॉपी करें, फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको इनको यूज करना सिखा रहा हूं। देखो कैसे हम रिएक्शन क्वेश्चन को यूज करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। सिंपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, लेकिन हाँ कई बार आपको न्यूमेरिकल से बहुत साइलेंटली वो यूज आता है। कैसे आता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले तो आप यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि एक मिक्सचर है वो 1.57 मोल ऑफ N2, 1.92 मोल ऑफ H2 and 8.13 मोल ऑफ NH3 इंट्रोड्यूस्ड इन 20 लीटर वेसल एट दिस टेंपरेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, आपको पता करना है कि ये रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम पर है या फिर नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है भाई। आप इसके लिए Q लिख लो, तो Q क्या बनेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम होल स्क्वायर अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3। थोड़ा कैलकुलेशन में मत जाओ, आपको सबके मोल्स दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, सबके मोल जो इंट्रोड्यूस किए 20 लीटर वेसल में वो इतने हैं। तो देखो NH3 इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 8.13 अपॉन 20 होल स्क्वायर अपॉन N2 इक्वेशन हो जाएगी 1.57 अपॉन 20 होल स्क्वायर और H2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1.92 मोल अपॉन 20 और होल क्यूब। अब आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा, थोड़ा हिसाब लगाते हैं ना, जुगाड़ लगाते हैं। देखो ये 1/20 स्क्वायर, ये 1/20 की पावर बन जाएगा 4, तो स्क्वायर से 4 गया तो एक तो 1/20 ऊपर आकर 20 हो जाएगा, तो 400 इंटू 8 का स्क्वायर 64 के आसपास होता है। 1.5 को 1.6 लिख लो इंटू 1.92 लिख लो और 1.9 का क्यूब, तो 3 बार 1.9 लिख लेते हैं, हम भी समझदार है बहुत, है ना। हमें तो अप्रोक्सीमेटली हिसाब लगाना है। तो देखो 16 4 ये 40 टाइम्स जाएगा, एक जीरो और ऊपर आ जाएगा। अब 4 इंटू 40 ये कितना हो गया 16,000 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इनको 2 मान लूं तो ये 8 बन जाएगा। तो वैल्यू 2 अप्रोक्सीमेटली 2000 के इक्वल आ जाएगी, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 3 के आएगी ना। तो आप क्या ना एक्चुअल तो चेक कर लेना। मुझे तो यहाँ से दिख रहा है कि Q की वैल्यू K से अलग आ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। पहली चीज ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है, और अगर नहीं है तो इसको इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कहाँ जाना होगा। तो देखो दिख रहा है कि Q की वैल्यू Kc से बड़ी है, और अगर Q Kc से बड़ा होता है हाँ तो आपके रिएक्शन को कहाँ मूव करना होता है, बैकवर्ड मूव करना होता है। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको ही मिल जाएंगे जिनके चांसेस नील बटा सन्नाटा है। इतने आसान क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं ना, बट फिर भी आपको पता तो होना ही चाहिए कि Q अगर किसी से बड़ा है तो बैकवर्ड जाएगी और Q अगर किसी से छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। इसी बात पे देखें अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं जहां पर आपको बिल्कुल साइलेंटली कुछ बोलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी रिएक्शन क्वेश्चन का यूज करना होगा। क्यों, अभी बताता हूं। देखो रिएक्शन क्या दी गई है आपको, रिएक्शन दी गई है कि CO2 गैस प्लस H2 गैस। बताओ ये क्या बना रहा है आपके पास, CO गैस प्लस H2O गैस बनाया। कह रहा है इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू है 0.137, ठीक। और यहां पर आपके पास 5 मोल CO2 प्रेजेंट है, 5 मोल H2 प्रेजेंट है, 1 मोल CO प्रेजेंट है और 1 मोल H2O प्रेजेंट है। और आपको बताना है इनिशियली सब है कि इक्विलिब्रियम पर हर एक की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो आप देखो ये 5 मोल है, 5 में से कितना गया x, यहाँ पर भी 5 में से कितना जाएगा x, ये कितना बन जाएगा 1, तो पहले से था x और बन जाएगा 1 प्लस x। अगर आप यहाँ पर Kc का एक्सप्रेशन लिखो तो वो क्या बन जाएगा 1 प्लस x अपॉन 5 माइनस x का होल स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू 0.137। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सही बात है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है इससे आपका आंसर आ जाए, लेकिन हर बार आए जरूरी नहीं है। हमने यहाँ पर एक लॉजिकल मिस्टेक कर दी। कौन सी मिस्टेक कर दी है, लॉजिकल। क्या भाई, देखो आपको इन सब की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, आपने ये कैसे बोल दिया कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही जा रही है। क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए यहाँ से बैकवर्ड नहीं जा सकती है? सर हमेशा फॉरवर्ड जाती है, ऐसा नहीं होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, इसलिए हमने जो भी केसेस देखे उसमें हम इन जनरल फॉरवर्ड ही लेकर जा रहे थे।
लेकिन मैंने क्वेश्चन में करा था बीच में, वहां से भी आप डिसाइड कर सकते हो। खैर, अब अगर ध्यान दें, अगर आपको सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस पता है तो पहले आप ये पता करो कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए फॉरवर्ड जाएगी या फिर बैकवर्ड जाएगी। ध्यान से देखें, अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन क्वेश्चन निकालूं तो कितना होगा, 1/v कंसिडरेशन निकालनी है, 1/v अपॉन 5/v इंटू 5/v, ये बनेगी 1/25 और 1/25 कितना होता है 0.4 होता है क्या, 0.4 होता है 0.04 होता है, 0.04 हो जाएगा ना, 1/25 विल बी इक्वल टू 0.04, 4/100 है। अब आप देखो, अभी आपको चेक करना है Q, देखो Q की वैल्यू यहाँ पर रिएक्शन क्वेश्चन से कम आ रही है, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो सिंस Q इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड। अब हमने जो कैलकुलेशन की है उसके लिए हम बिल्कुल सर्टेन है कि हाँ अब इसी से आंसर आएगा। अगर यहाँ पर Q की वैल्यू 0.137 से ज्यादा आ जाती तो फिर उस केस में गेम हो चुका होता और आपको यहाँ से आंसर नहीं मिलता। तो आज के बाद अगर आपको सबकी कॉन्सेंट्रेशंस पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, तो पहले ये देखो कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए फॉरवर्ड जाएगी या फिर बैकवर्ड जाएगी, उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशन को डिजाइन करोगे। अगर मैं ऐसा लिख देता, मान लो ऐसे ही रहा ना, अब आंसर तो आप निकाल ही लोगे, x की वैल्यू निकालनी है, x आ गया, सबके मोल्स आ जाएंगे और आपको सबके मोल्स पता लग जाएंगे, है ना। ये एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप मोल्स लिख लो या फिर ऐसा कर लेना, एक चीज ऐड कर दो, वॉल्यूम 1 लीटर है डब्बे का, इस क्वेश्चन में इतना ऐड कर दो। अब देखो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता कि ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 5 मोल है और ये 5 मोल, तो कहानी पूरी चेंज हो चुकी होती। बताओ अब Q की वैल्यू कितनी बनती, 5/v, 5/v, 1/v, और Q कितना आता 25। अब Q इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा आता, तो ये रिएक्शन अब कहां जाती, बैकवर्ड। तो यहां हम क्या लिखते, हाँ 5 माइनस x, 5 माइनस x, 1 प्लस x और 1 प्लस x। और अब आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्वेश्चन का दो यूज है, एक तो स्ट्रेट क्वेश्चन मिलेगा जहां पे आपको रिएक्शन क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करना होगा और फिर आप उस रिएक्शन के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि गिवन डायरेक्शन में वो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होगी, मतलब गिवन टाइम पर वो फॉरवर्ड जा रही होगी या फिर बैकवर्ड। फिर दूसरे यहाँ पर आपको साइलेंटली रिएक्शन क्वेश्चन को यूज करना कर लेंगे। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। तो हमने सीख लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमने सीखा कि रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है और कैसे हम उससे रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और आगे और इनकी और बाकी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखो, हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसका नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल्स दे दूं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, इसका इंडियन प्रोनाउंसिएशन है ली चैटलियर्स। वैसे तो ये एक फ्रेंच वर्ड है और आप जितने लोगों को फ्रेंच अगर आती है, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है ला शातले। क्या होता है, ला शातले, लेकिन हम हिंदुस्तानी इसे ली चैटलियर ही बोलते हैं। इवन मैं भी ली चैटलियर ही बोलता हूँ, ठीक है। तो हम तो इसे ली चैटलियर ही बोलेंगे। देखो क्या कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम के यहीं से फॉर्म होते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि सपोज आपका कोई एक सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, ए, बी और सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो मैंने आपको शुरुआत में सिखाया था, जब इक्विलिब्रियम आता है तो सिस्टम की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती है। लेट्स से इन सबकी कांस्टेंट है। मेजरेबल प्रॉपर्टी में आता है प्रेशर, तो प्रेशर भी कांस्टेंट हो चुका होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो चुका होगा, कंटेनर का वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट। अभी जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो ये सारी कंडीशंस क्या आ चुकी हैं, कांस्टेंट आ चुकी हैं। अब अगर आप, मतलब हम कोई भी, अब अगर हम इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस में से किसी को भी चेंज कर दें तो आपका इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। क्या होता है, डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। जैसे मान लो आपने अभी सिस्टम यहाँ पर है, अभी देखो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो, उसके लिए आ जाएगी 0.25 दिस इनटू दिस अपॉन दिस। अब मान लो आपने इसके अंदर 1 मोल ए और ऐड कर दिया, तो अभी बन जाएगा 2 मोलर, ये बन जाएगा 0.5, ये बन जाएगा 0.5। अब देखो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो अब देखो, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो
वो वापस से अटेन होगा, मतलब इक्विलिब्रियम से फिर से क्या होता है, री एस्टैब्लिश होता है। क्या होता है, री एस्टैब्लिश होता है। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम कंडीशंस को एनी हाउ बदल दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और फिर वापस से क्या होता है, री एस्टैब्लिश। मैं आपको एग्जांपल दूं फिजिक्स का, ये एक बॉल है, मैंने यहाँ रख दी, अभी इक्विलिब्रियम पर है, मैंने इसको धक्का मार के यहाँ पे लाके छोड़ दिया, मतलब थोड़ी देर के बाद ये वापस से कहां पर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है, री एस्टैब्लिश होता है। तो सेम चीज यहां पर होगी। अभी आप ये पता करो कि ये सिस्टम जब आपने A ऐड किया तो Q की वैल्यू निकालो, कितनी बन जाएगी बताओ, 0.25/2। A को ऐड करते ही बताओ Q क्या हो जाएगा, Kc से कम हो जाएगा ना। तो अगर Q Kc से कम हो जाएगा तो बताओ अब ये रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। फिर से A की कंडीशन कुछ कम होगी, मान लो 1.5 मोलर हो गई, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1। फिर से नया इक्विलिब्रियम सेट होगा और नए इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशंस पुराने इक्विलिब्रियम के बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश हुआ है तो आपकी कंसेंट्रेशंस और कंडीशंस भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज यहां से सीख के जाने की है वो ये है कि कभी भी अगर आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश होता है। कैसे री एस्टैब्लिश होता है, आपने जो काम किया इक्विलिब्रियम उसका उल्टा काम करना शुरू करता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ली चैटलेस के प्रिंसिपल आप इस एक स्टेटमेंट से पूरे कर सकते हो। क्या, आप जो करोगे इक्विलिब्रियम जस्ट उसका उल्टा करता है। देखो आपने यहाँ पर A को ऐड किया, मतलब आपने A को बढ़ाया, जैसे आपने A को बढ़ाया इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड और उसने A की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, कम कर दिया। सही है। जैसे ही आप मान लो प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उधर जाएगा जिधर उस प्रेशर का इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इक्विलिब्रियम का यही काम है। अगर आप यहाँ पर और B ऐड कर दो, तो आपने B को बढ़ाया, तो अगर आपने B को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, जहां पर B क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो बस यही होता है ली चैटलेस प्रिंसिपल कि अगर आपने कभी भी एक सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पर है उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब किया, कोई भी चेंज उस पर डाला, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर उस चेंज का इफेक्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइज्ड होता है या फिर नलीफाइड होता है। तो सबसे पहली चीज तो ली चैटलेस प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप इसका स्टेटमेंट लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ एनी चेंज इज इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, आयन आ गया, इन लिख लेना, इन इक्विलिब्रियम, then the equilibrium will shift in that direction in which effect of the change is nullified, या फिर आप उसे न्यूट्रलाइज्ड बोल सकते हो। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो याद रखने के लिए सिंपल लिख देना, इक्विलिब्रियम डज, है तो इंग्लिश में, अपोजिट ऑफ व्हाट वी डू। यानी हम जो करेंगे इक्विलिब्रियम, आप हिंदी में ऐसे लिख लेना व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में, कि हम जो करेंगे इक्विलिब्रियम हमेशा क्या करता है, उसका उल्टा काम करता है। सही है। तो ली चैटलेस प्रिंसिपल से आप अगेन किसी चेंज का इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या देख सकते हो, इफेक्ट देख सकते हो। अलग अलग इफेक्ट्स हमको यहाँ पर डिस्कस करने हैं, आओ एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहला इफेक्ट देखने जा रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बोल दिया, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे करते तो हेडिंग को ही चेंज करते हैं, नए तरीके से लिखते हैं इसको। पहला इज इफेक्ट ऑफ एडिशन, ऐसे लिखो आप, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर आपका एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और उसमें आपने एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड कर दिया, उसका इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा। बहुत ही आसान है, आप देखो आपके पास क्या होगा, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो कुछ रिएक्टेंट्स होंगे, बताओ वो रिएक्टेंट्स किसके साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, प्रोडक्ट के साथ एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर आपको इतना सा याद है कि जो मैं कह रहा हूं कि हम जो करते हैं इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करता है, तो आप आराम से डायरेक्शन बता सकते हो। अब बताओ अगर हमने रिएक्टेंट ऐड किया, इफ मोर रिएक्टेंट इज एडेड, देखो इसको ना कंसंट्रेशन के साथ मिक्स मत करना, मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो और रिएक्टेंट ऐड कर रहा हूं, और रिएक्टेंट ऐड करने से उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन और भी कई तरीके से बढ़ाई जा सकती है, जैसे
मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम कम कर दूं तब भी इसकी मोलैरिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि अगर हम रिएक्टेंट ऐड करें या रिमूव करें तो उसका इफेक्ट क्या होगा। सो इफ मोर रिएक्टेंट इज एडेड देन, अब बताओ, अगर आपने और रिएक्टेंट ऐड किया तो यहाँ रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा, मोल्स बढ़ेंगे। अगर रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ेंगे तो अगर हमने रिएक्टेंट को बढ़ाया तो बताओ इक्विलिब्रियम उसे क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा ना। तो बताओ ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। सो इफ मोर रिएक्टेंट इज एडेड देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड। ठीक। अच्छा, एक चीज ऐसा करते हैं, दो कंबाइन कर लेते हैं, अभी मत लिखो आप। एक तो गया इफ मोर रिएक्टेंट इज एडेड, और दूसरा क्या है? अगर मैं यहां से प्रोडक्ट को कम कर दूं तो बताओ क्या होगा? अगर मैं प्रोडक्ट को कम करूंगा तो इक्विलिब्रियम से बढ़ाना चाहेगा, तो रिएक्शन को फिर से कहां शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड। सो इफ मोर रिएक्टेंट इज एडेड और प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, तो बताओ क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड। तो फिर से शिफ्ट फॉरवर्ड होने का मतलब क्या है? अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर था, आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ये रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको रिएक्शन का, हम इसको इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, रिएक्शन का फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा। सिमिलरली इफ क्या होगा? रिएक्टेंट इज रिमूव्ड, दूसरा केस, ठीक, रिएक्टेंट इज रिमूव्ड और प्रोडक्ट इज एडेड, देन इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो सबसे पहली चीज का तो आप ये ध्यान रखें कि अगर हम किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। अगर आप प्रोडक्ट ऐड करोगे, फिर से देखो, रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बढ़ाओगे या रिएक्टेंट कम करोगे, तो आपने प्रोडक्ट बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उसे कम करेगा, बैकवर्ड आएगा। आपने रिएक्टेंट कम किया तो इक्विलिब्रियम उसे बढ़ाएगा, रिएक्शन फिर से कहां पर होगी? बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो पहला इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर आप और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उसका उल्टा बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, इसको एक नोट की फॉर्म में आप लिखें। व्हाट इज दिस नोट? नोट इज सिंपल, देयर इज no effect of adding a solid at equilibrium। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, ये रिएक्शन है, CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 gas। अब अगर मैं इस रिएक्शन में और CaCO3 ऐड कर दूं तो आप ये नहीं बोलोगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, हमने रिएक्टेंट ऐड किया। ये क्या है? सॉलिड है, इसके एक्टिव मास कांस्टेंट होते हैं। तो ध्यान रखना, एक सॉलिड को ऐड करने का रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। आप यहां से CaCO3 और ऐड कर दो, रिमूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? CO2 को हटाने से या फिर CO2 को ऐड। आप और CO2 हटाओगे, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, सॉरी डालोगे तो। अगर आप CO2 को ऐसे रिमूव करोगे तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है कि रिएक्टेंट को ऐड करने पर वो फॉरवर्ड जा रहा है और प्रोडक्ट को ऐड करने पर बैकवर्ड जा रहा है? देखो, आपको इसका कंसेप्ट सिखाता हूं, जरूरत तो नहीं है बट एक बार देख लो, लॉजिक्स भी आपको आने चाहिए। देखो, ये आपकी रिएक्शन है, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए देखें, अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो Q और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों की वैल्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की इक्वल होगी। अब आपने इसमें प्रोडक्ट ऐड किया, मान लो, तो जैसे अपना प्रोडक्ट ऐड किया, यहाँ प्रोडक्ट कांस्टेंट चेंज हो जाएगी। अब के इक्विलिब्रियम तो उतना ही रहेगा, लेकिन Q चेंज हो जाएगा। अब Q हो जाएगा प्रोडक्ट की न्यू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया है, तो बताओ Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और Q की वैल्यू बढ़कर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या हो जाएगी? ज्यादा। होगी या नहीं होगी ना? तो अगर आपने प्रोडक्ट ऐड किया, Q बढ़ गया, Q इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा हो गया, तो बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड। इसलिए प्रोडक्ट ऐड करने पर रिएक्शन कहां शिफ्ट होती है? बैकवर्ड।
आप यहाँ देखो आपने रिएक्टेंट ऐड किया, अगर आपने रिएक्टेंट ऐड किया तो इस बार Q की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अभी Q के इक्विलिब्रियम के इक्वल था, अब Q इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम हो चुका है, तो बताओ वापस से के इक्विलिब्रियम के इक्वल होने के लिए रिएक्शन को कहां शिफ्ट होना होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होना होगा। तो ये हवा में नहीं है, ये लॉजिकल है, लेकिन आपको याद रहे उसके लिए हम सिंपल से ट्रिक की फॉर्म में इससे बात करते हैं। अच्छा तीसरी चीज, ये नोट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। बताओ इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम पर लिखूं तो बताओ Q और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के। क्या आप यहाँ पर CaCO3 और CO की कंसंट्रेशन लिखोगे, नहीं ना, तो अब इनको ऐड करो चाहे रिमूव करो, Q की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज नहीं होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होता है। कर सकते हैं, ये था पहला इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कॉपी करें, फिर हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड इफेक्ट के ऊपर। तो पढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेकंड इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट तो था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐड करने का। सेकंड इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके दो एप्लीकेशन है जो आपको सीखने होंगे। देखिए सेकंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो देखिए जैसे आपको सिखाया, चेंज जो भी होता है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू के हिसाब से होता है, वो भी मैं आपको एग्जांपल समझा दूंगा। बट पहले आप देखें, हम ली-चाइटली के हिसाब से अगर बात करें तो बहुत सिंपल सा फंडा आपको ध्यान रखना है कि ऑन चेंजिंग pressure reaction will shift in that direction in which total gaseous moles decreases। बस इतनी सी लाइन पे आपको काम करना है कि अगर आपके पास कोई गैसियस रिएक्शन है, ऑब्वियसली प्रेशर की बात करें तो गैसियस रिएक्शंस ही होंगी, उस पे अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, चेंज किया, तो प्रेशर चेंज करने पर रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी ऑन चेंजिंग, मत लिखो ऑन इंक्रीजिंग, लिखो ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर आपने किसी रिएक्शन सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उधर चेंज होगा जिधर टोटल गैसेस मोल्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो देखो पहले तो मैं आपको इसको जुगाड़ मेथड से सिखाता हूं। क्या, आपने प्रेशर बढ़ाया, अब बताओ अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम से क्या करना चाहता है, हाँ वेरी गुड, कम करना चाहता है। तो मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, ए गैस इन इक्विलिब्रियम विद सम बी गैस प्लस सी गैस। ठीक है, आप देखो इधर गैस के मोल्स है 1, इधर गैस के मोल्स है 2, तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक, अब आपने प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम उस प्रेशर को क्या करना चाहेगा, कम। बताओ प्रेशर कम किस तरफ होगा, जब ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। ऑब्वियसली जब ये बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड जाने पर गैस के मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो सिस्टम उसे कम करना चाहेगा और उसके लिए वो उधर शिफ्ट होगा जिधर लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स होता है। सिमिलरली अगर आप प्रेशर कम कर दोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, प्रेशर कम करने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर टोटल गैसियस मोल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। वैसे मैंने एक चीज लिखाई है, तब ध्यान रखना, अगर प्रेशर इंक्रीजेस तो कहां जाएगा, टुवर्ड्स लेसर गैसियस मोल्स। और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो तो फिर किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स हायर गैसियस मोल्स। एक चीज तो होती है, आप ऐसे बताते हो, या फिर लॉजिकल तरीका मैं आपको बताऊं, इस रिएक्शन में जब आप Q लिखोगे तो Q क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ B। तो देखो प्रेशर ऑफ B बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ C बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C इनटू टोटल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। देखो P से P कैंसिल, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर जब आप होंगे तो Q और K इक्विलिब्रियम दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, देखो प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो उतना ही रहेगा, चेंज कौन होगा, आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज होगा।
अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो इक्विलिब्रियम से कांस्टेंट से बड़ा हो जाएगा होगा। तो देखो प्रेशर बढ़ाने पर ये इससे बड़ा हो गया। बताओ इक्विलिब्रियम के दोबारा आने के लिए रिएक्शन को कहां शिफ्ट होना होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो यही तो हमने बोला, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जहां पर टोटल गैसेस मोल्स क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। समझ गए ना? ये सबको लॉजिकली दिखाने के लिए था कि ऐसा क्यों होता है। बाकी याद तो आपको यही लाइन रखनी है कि अगर किसी गैसियस सिस्टम पे प्रेशर बढ़ाओ तो वो उधर शिफ्ट होगी जहां पर टोटल गैसियस मोल्स क्या होते हैं? डिक्रीज। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने ये रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। मैं आपसे कहूं कि मैंने इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर कम कर दिया, बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? हाँ वेरी गुड, ये रिएक्शन कहां पर जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड नहीं जाएगी। बैकवर्ड क्यों? देखो इधर टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं? 4, इधर टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं? 2। अगर आपने प्रेशर कम किया है तो रिएक्शन हायर मोल्स की तरफ जाएगी 2 से 4, मतलब रिएक्शन कहां शिफ्ट हो रही होगी? बैकवर्ड। हाँ, अगर आप यहां पर प्रेशर बढ़ा देते तो प्रेशर बढ़ाते तब ये रिएक्शन कहां जाती? फॉरवर्ड जाती। क्यों? फिर उस केस में ये लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाती, मतलब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती। फिर आपके दिमाग में ये भी आएगा कि अगर सर मोल्स चेंज हो ही नहीं रहे हो तो जैसे H2 गैस है प्लस I2 गैस है, ये इन इक्विलिब्रियम विद 2HI गैस है, तो आप मुझसे पूछो कि इस कंडीशन में क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पर कहां जाएगा? चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ चाहे प्रेशर कम करो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर टोटल मोल्स कितने हैं? 2, इधर भी टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं? 2। क्योंकि गैसियस मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखें, ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है उन पर प्रेशर बढ़ाने का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये था अपना सेकंड चेंज, दैट इज प्रेशर चेंज, कि प्रेशर चेंज का गैसियस रिएक्शंस पर क्या इफेक्ट होता है। एक चीज तो ये। दूसरा, जैसे कि आप जानते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आप अलग से लिखना पॉइंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। इसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। कहने का मतलब इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर वही रिजल्ट देगा जो कि इफेक्ट ऑफ डिक्रीज्ड वॉल्यूम होगा। समझ रहे हो ना इस बात को? इसका मतलब क्या हुआ कि देखो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाती है? लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो प्रेशर बढ़ाओ या वॉल्यूम कम करो, एक ही बात है। तो वॉल्यूम कम करने पर भी रिएक्शन कहां जाएगी? लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो एक याद रख लो, आप तो प्रेशर का इफेक्ट याद रख लो, तो जो इंक्रीज प्रेशर का इफेक्ट है वही क्या होगा? डिक्रीज वॉल्यूम। जैसे मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन में मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो बताओ आपने वॉल्यूम बढ़ाया होगा तो प्रेशर क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। और प्रेशर कम करने पर रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम ये दो ही इफेक्ट कंसीडर करते हैं। अभी इस इफेक्ट का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बाकी है। तो पहले आप इसके बेसिक सीख लो जो मैंने आपको आज सिखा दिए। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सिखाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें आप मिस्टेक कर सकते हो। उसके बाद हम बाकी इफेक्ट्स को देखेंगे। अभी हमारा बचा हुआ इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। उनको हम लोग कवर करते हैं नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू।